आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे आने वाले बजट सेशन के बारे में। आज हसीब द्राबू साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक मशहूर जो है इकोनॉमिस्ट भी है, उन्होंने इस बजट के हवाले से एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के आने वाले बजट सेशन के बारे में कुछ तज्जिया की है। कि इस आर्टिकल में उन्होंने जिस तरह से बताया है कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये बजट जो है लोगों के लिए है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी पीपल फ्रेंडली बजट होगा। असल में ना फिजिकल लेवल पर मुमकिन है और ना ही लेजिस्लेटिव लेवल पर इसकी कोई गारंटी है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बजट पॉलिसी के हवाले से स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बजट जो है ये जो है पीपल फ्रेंडली बजट होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव स्लोगन है या इसमें कोई हकीकत भी है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर अभी जो है यूटी है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूटी टीम के वाइस कप्तान है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के हैसियत से वो 12th मैन का किरदार निभा रहे हैं। ये इस वजह से क्योंकि उनके बजट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी से पास हो सकता है। उन्हें पहले एलजी की परमिशन लेनी होगी किसी भी जो है लेजिस्लेटिव प्रपोजल के लिए जो स्टेट लिस्ट या कनकरेंट लिस्ट में आता हो। यूटी की कंसल्टेट फंड्स पर असरअंदाज होने वाला फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस को बयान करता है। इसके अलावा किसी भी टैक्स को इम्पोज या अबॉलिश, रिमिशन या अल्ट्रेशन या रेगुलराइजेशन में तब्दीली के लिए भी एलजी की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे फाइनेंस बिल जो कि बजट का असल हिस्सा होता है, उसे मूव करने से पहले एलजी की रिकमेंडेशन भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि असेंबली से पास होने के बावजूद एलजी के फाइनल अप्रूवल के बिना जो है बजट लागू नहीं हो सकता है। एलजी के पास ये इख्तियारात है कि वो किसी भी बिल को अप्रूव करे या उसे वापस भी भेजे या फिर प्रेजेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज दे। इस वजह से बजट की कोई लेजिस्लेटिव गारंटी नहीं है। अब अगर हम फिजिकल कंसिडरेंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर का बजट काफ़ी लिमिटेड होता है। हर साल सरकार तकरीबन 1 लाख करोड़ कमाती है, लेकिन उसमें से 30,000 करोड़ सिर्फ करंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे खर्च होता है जो कि 4 लाख से ज़्यादा है। फिर 15,000 करोड़ पेंशन के तौर पर दिया जाता है जो कि रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 10,000 करोड़ सिर्फ सरकारी ऑफिस, हाउसिंग, कार्स या दूसरे एक्सपेंसेस पर लग जाते हैं। मतलब ये कि टोटल जो है 65,000 करोड़ सिर्फ सरकार को अपने खर्चे होते हैं। इसके अलावा 22,000 करोड़ सिर्फ पुराने कर्ज की इंटरेस्ट और रिप्लेसमेंट ली जाती है। तो असल में 77,000 करोड़ सिर्फ सैलरीज, पेंशन और डेबिट सर्विसिंग में खर्च होती है। अगर आप इसको देखें तो जम्मू कश्मीर सरकार अपनी टोटल इनकम का 75 से 80% जो है सिर्फ अपने ऊपर खर्च करती है। जो 20% बचते हैं उसमें से आधा पावर परचेजिंग पर चला जाता है। मतलब सिर्फ 10,000 करोड़ जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स या स्कूल्स के लिए बचता है। आइडियली एक सही बजट में सरकार सिर्फ अपने ऊपर जो है 25 से 33% खर्च करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये रेशो उल्टा है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास सिर्फ 10% कंट्रोल होता है जो डेवलपमेंट के लिए वो भी कंस्ट्रेंट होता है क्योंकि उसमें से भी बड़ा हिस्सा पावर या हाउसिंग कॉर्पोरेशन से लिए गए लोन से फंडेड होता है। इसका मतलब ये है कि बजट से ज़्यादा कुछ बदलने की गुंजाइश नहीं। वही अगर हम बात करेंगे, जो हसीब द्राबू साहब हैं उन्होंने इस बात की जिक्र की है इस जो है आर्टिकल में, जिसमें उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हाल ही में BBC के हार्ट टॉक शो में और जो CIA सबमिट में कह चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर को एक इंडस्ट्रियल हब ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। लेकिन ये अप्रोच जो है फ्लॉड लगता है। आज दुनिया मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा नॉलेज इकोनॉमी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रहा है, वैल्यू प्रोडक्शन में नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है। आज जो है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी ESG फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट मार्केट भी स्टॉक मार्केट से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो फिर जम्मू कश्मीर को मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी बनाने का क्या फ़ायदा, जबकि इसकी जो है असली स्ट्रेंथ एक सस्टेनेबल इकोनॉमी है। जम्मू कश्मीर की असली ताकत उसकी रिजिलेंट रूरल इकोनॉमी है जो हर साल 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जनरेट करता है। इसमें से 2/3 हिस्सा जो है एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग, इकोसिस्टम और ट्रेड सेक्टर से आता है। ये सब जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं। हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म जो इससे जुड़े हुए अर्बन और रूरल क्लस्टर भी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बावजूद जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर इकॉनमी का एक की ड्राइवर बना हुआ है। सवाल ये है क्या जम्मू कश्मीर को एक आउटडेटेड इंडस्ट्रियल मॉडल फॉलो करना चाहिए या नए एज सस्टेनेबल इकॉनमी पर अडॉप्ट करना चाहिए। आज हार्टिकल्चर जैसे सस्टेनेबल बिजनेस की वैल्यू जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज से ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट मार्केट भी आज जो है सस्टेनेबल सेक्टर को प्रीमियम देता है जबकि पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज को डिस्काउंट करता है। असल ज़रूरत एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनने की नहीं बल्कि एक माइक्रो इकॉनमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी तय करने की है। ये पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी एक तरह से ही चल रही है, लेकिन अब ज़रूरी है कि इसे जो है लोकल स्टेक होल्डर्स की तरह से डिज़ाइन की जाए। और अगर उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को बजट पेश करते हैं तो उन्हें जो नंबर्स पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए बल्कि एक ऐसी गवर्नेंस स्ट्रेटजी पर फोकस करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर की असली ग्रोथ और पोटेंशियल को अनलॉक करे। न्यूज़ वर्थ कन्फ्रंटेशन और अटेंशन सीकिंग स्ट्रेटजी अपोजिशन का काम होती है, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है सिस्टम को बेहतरीन बनाना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं
बल्कि एक आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट है। असल सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर को एक बेहतरीन इकोनॉमिक फ्यूचर देने का बेहतरीन तरीका क्या है। क्या आपको लग रहा है जिस तरह से हसीब द्राबू साहब ने इस आर्टिकल के ज़रिए बड़ी बड़ी अहम चीज़ों की जिक्र की है, क्या आपको लग रहा है कि जो फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ है हमें अब उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो अपनी सन्नत है हमारी, हमें जिस तरह से एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर की जिक्र या टूरिज़्म की जिक्र की है हसीब द्राबू साहब ने, तो क्या आपको लग रहा है कि हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और उमर अब्दुल्ला को अब नई जो है स्ट्रगल जिस चीज़ में है या जिसमें फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे जो अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, क्या आपको लग रहा है कि इस बजट के हवाले से जम्मू कश्मीर में कुछ बदलने वाला है और आप क्या तवक्को रखते हो इस आने वाले बजट से? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता